औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है रूहुल्ला और आज मैं आपको डीएनए सीक्वेंसिंग टॉपिक करवाऊंगा। ये चैप्टर नंबर 26 पावर टेक्नोलॉजी से है। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं कि डीएनए सीक्वेंसिंग ये क्या है। सबसे पहले आप देख लें कि डीएनए सीक्वेंसिंग किसे कहते हैं। द टेक्निक बाय विच वी फाइंड द अरेंजमेंट या सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए इस कॉल्ड डीएनए सीक्वेंसिंग। यानी वो टेक्निक जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, किसी भी डीएनए जो हमारे पास डीएनए है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड मौजूद है, इसके अरेंजमेंट को, इसके सीक्वेंस को हम मालूम करेंगे। वो टेक्निक जिसके ज़रिए से हम किसी भी न्यूक्लियोटाइड, फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, यहाँ पर एक इस पार्ट को मैंने क्या किया, इस पार्ट के को मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मुझे अभी यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है उसका सीक्वेंस मालूम करना है। तो इसी टेक्निक के ज़रिए से, डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक के ज़रिए से, मैं इस डीएनए का जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को मैं क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। किसके ज़रिए से? इस डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक के ज़रिए से। तो चलो जी, डीएनए सीक्वेंसिंग जो कि न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस मालूम करना है, इसके लिए दो साइंटिस्ट ने दो मेथड दो मेथड साइंटिस्ट ने क्या किए, दो साइंटिस्ट है इसके लिए, साइंटिस्ट ने क्या किया है, इसके लिए दो मेथड है। एक को हम कहते हैं सेंगर्स मेथड और दूसरे को हम कहते हैं मैक्सम एंड गिलबर्ट मेथड। तो आज हम इसमें सेंगर्स मेथड को पढ़ेंगे। सेंगर्स मेथड को हम क्या कहते हैं, चेन टर्मिनेशन, इसको हम चेन टर्मिनेशन सीक्वेंस मेथड भी कहते हैं। चलो जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के डीएनए सीक्वेंसिंग सेंगर्स मेथड के ज़रिए से। चलो जी, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सेंगर्स को डबल नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। चलो, सबसे पहले इस टेक्निक में हम क्या करते हैं। इस टेक्निक में सबसे पहले हमें एक टेम्पलेट डीएनए चाहिए, ठीक है। तो वो डबल स्टैंडर्ड है। इसको NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, उसको डीनेचर करवा लेते हैं। तो वो डीनेचर होके सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है, यानी एक स्ट्रैंड हमें चाहिए जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है। तो चलो जी हमने क्या किया, यहाँ पर सेंगर मेथड में हमारे पास क्या क्या दरकार है, यानी हमारे लिए क्या क्या चाहिए। एक हमारे पास क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसके अंदर हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसको हम क्या करेंगे, उसकी सीक्वेंस को मालूम करेंगे। तो इसमें एक टेम्पलेट स्ट्रैंड रिक्वायर्ड है, इसके अलावा प्राइमर्स भी रिक्वायर्ड है। प्राइमर्स आपको पता है कि वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है, जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए दरकार है, यानी इस उसके लिए चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हम 4 ट्यूब्स भी लेंगे, इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी लेंगे, लेकिन बारी बारी हम इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, टेम्पलेट डीएनए को लिया, उसको डीनेचर किया, ठीक है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ये याद रखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर असल में हमने 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या किया है, इसको टेम्परेचर दिया है। तो ये डीएनए तब जाके क्या हुआ, डीनेचर हो गया है। तो सबसे पहले हमने डीएनए को क्या किया, डीनेचर किया। इसके बाद हमने क्या किया, 4 ट्यूब्स लिए, ACTG, ये 4 ट्यूब्स हमने क्या किए, लिए। तो एक ट्यूब में हमने क्या डाला, इसमें हमने टेम्पलेट को क्या किया, उसको डाल दिया, प्राइमर को भी डाल दिया, इसके इस तरह इस ट्यूब में भी, इस ट्यूब में भी, इस ट्यूब में भी। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, जो कि पॉलीमराइजेशन करेगा, जो कि क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, यानी न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा, उसको भी हमने इनसाइड द पीसीआर न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो उसको भी हमने क्या किया, फोर इन ऑल 4 ट्यूब्स, यानी इन 4 ट्यूब्स में हमने फिर क्या किया, इन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को भी डाल दिया। यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को लिया, ठीक है, उसको हमने क्या किया, टेम्पलेट स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड डीएनए है, तो उसको हमने क्या किया, उसमें हमने डीनेचर किया सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने की वजह से उसको हमने क्या किया, डीनेचर किया। फिर हमने प्राइमर्स भी साथ साथ लिए, इसके साथ हमने 4 ट्यूब्स भी लिए, इसके साथ साथ हमने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी लिया। और इन सब को हमने क्या किया, इन चारों को हमने इकट्ठा करके क्या किया, उसमें उसको हमने क्या किया, सबको इकट्ठा किया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने DNTPs को लिया। किसको लिया, DNTPs, जो फ्री न्यूक्लियोसाइड या फ्री न्यूक्लियोटाइड्स है, उसको लिया। तो DNTP क्या है, ये वो फ्री न्यूक्लियोटाइड है जो कि न्यू स्ट्रेन बनने के लिए लाजमी है, यानी जो न्यू स्ट्रेन होता है हमारे पास वो इन ही फ्री न्यूक्लियोटाइड से बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, DNTP है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है। तो ये इसके टाइप है DATP, DCTP, DTTP, DGTP। तो फिर इसके बाद हमने क्या किया,
हमने इसको भी इन चारों ट्यूबों में क्या किया, पोर किया, यानी इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अभी इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ कि ये जो DNTP है इसका ये असल में क्या है, ये असल में हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी जो ऑक्सीराइबोज शुगर है इसमें दोनों ये 1 है, ये 2 है, ये 3, यानी 2 3 दोनों प्राइम यानी 2 और 3 दोनों पोजीशन पर हमारे पास OH ग्रुप ऑक्सीराइबोज में मौजूद है। तो जो हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो वहाँ पर इसकी उसकी केस में हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो यहाँ इससे क्या बना है, डीऑक्सीराइबोज बना हुआ है। तो अगर इसके साथ साथ अगर हम क्या करें, एक और O को भी रिमूव करें, तो इससे फिर डाई न्यूक्लियोसाइड बनता है। चलो इसको हम बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फ्री न्यूक्लियोसाइड को, न्यूक्लियोटाइड को क्या लिया, उसको लिया और ट्यूब में हमने उसको डाल दिया। 4 नंबर पे हमने क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को भी उसके अंदर डाला। ठीक है, इसके साथ साथ टेम्पलेट, प्राइम और डीएनए पॉलीमरेज को इकट्ठा किया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने 5th नंबर पे जो DNTP से उसको भी डाल दिया। इसके बाद हमने क्या किया, 6 पे हमने DDATP क्या है, असल में ये DDNTP है, DDNTP कहते हैं डाई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, यानी असल में हमारे पास डाई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यह क्या काम करता है, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास जो न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के, फॉर एग्जांपल ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये इसका 5 प्राइम है और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये इससे तब मिलेगा जब यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद हो, ये तब मिलेगा। अगर ये OH ग्रुप मौजूद ना हो, इसका मतलब ये है अगर सिर्फ H हो तो इस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इसके साथ फिर बॉन्ड नहीं बनाएगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। और जब यहाँ पर हमारे पास राइबोज शुगर में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि डीऑक्सीराइबोज में हमारे पास एक ऑक्सीजन राइबोज शुगर से जिसमें हमारे पास दोनों 2 और 3 पोजीशन पर OH मौजूद है, तो यहाँ पर हमारे पास डीऑक्सीराइबोज के अंदर एक पोजीशन पर क्या है, OH मौजूद है, लेकिन दूसरे पर O को रिमूव किया गया है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड, ये तब इसके साथ ऐड होगा जब यहाँ पर 3 प्राइम के साथ हमारे पास OH ग्रुप मौजूद हो, तब ये हमारे पास क्या होगा, इसके साथ ये न्यू न्यूक्लियोटाइड तब ऐड होगा। अगर ये OH हमारे पास नहीं है, इसकी बजाय यहाँ पर क्या है, दोनों जो H है वो फ्री है, यानी इसका मतलब है कि दोनों पोजीशन 2 और 3 पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर असल में हमारे पास इसी को हम कहेंगे डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, इसको हम क्या कहेंगे, डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। तो ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड जो है ये क्या करता है, इसके साथ अगर ये यहाँ पे आया तो इसके साथ फर्दर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो नहीं मिलेगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इस न्यू चेन जो बन रहा है उसकी साइंटिस्ट को ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो चलो जी हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको वो क्विक रिव्यू आपको बताया। अभी आगे आने वाली है कि इसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हमने क्या किया, DDATP को डाला, DDCTP को डाला, DDTTP को डाला, DDGTP को डाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन चारों ट्यूब में हर एक में हमने क्या किया है, पॉलीमरेज एंजाइम को भी डाला है, प्राइमर को भी डाला है, टेम्पलेट को भी डाला है, DNTP को भी डाला है। और एक बात ये याद रखें कि चारों ट्यूब में हमने इन सब के सब चीज़ों को डाला है। किस किस को डाला है, सबसे पहले टेम्पलेट को भी डाला है चारों ट्यूब में, इसके अलावा हमने प्राइमर को भी चारों ट्यूब में डाला है, इसके साथ साथ हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यानी उसको भी सारे ट्यूब में डाला है। इसके साथ साथ चौथे पॉइंट पर हमने क्या किया है, DNTP जो DNTP है इसको भी सारे ट्यूब में क्या किया है, डाला है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इन चारों ट्यूब में हमने वो सब के सब प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, टेम्पलेट, डीएनए, इन सब को इकट्ठा इस चारों ट्यूब में हमने डाला है। लेकिन ये बात याद रखिए कि हर ट्यूब में आप एक टाइम में एक ट्यूब में आप सिर्फ और सिर्फ DDATP डालेंगे, DDCTP, DDTTP,
GTP, यानी एक ट्यूब में इन चारों को आप नहीं डाल सकते, सिर्फ और सिर्फ एक को एट अ टाइम डालेंगे। और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इन चारों ट्यूब्स को लेके हम क्या करेंगे, PCR मशीन के अंदर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम PCR मशीन के अंदर हम डालेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, PCR के अंदर असल में क्या है, PCR के अंदर हमारे पास क्या है, जो टेम्पलेट DNA है, हमारे पास जो टेम्पलेट DNA है, फॉर एग्जांपल उसका जो सीक्वेंस है वो हमें अननोन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सीक्वेंस है GCT GAC, ये अननोन है। ये मैंने आपको बताया कि ये अननोन है, यानी इसको हमने फाइंड करना है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ये यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो टेम्पलेट है इसके साथ प्राइमर अटैच होगा, इसके बाद DNA पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद जो न्यू स्ट्रैंड उसकी पॉलीमराइजेशन DNTP से स्टार्ट होगा। तो ट्यूब 1 में क्या होता है, ट्यूब 1 में सबसे पहले जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके साथ क्या ऐड होगा, इसके साथ प्राइमर अटैच होगा, इसके बाद DNA पॉलीमरेज एंजाइम आके उसके साथ अटैच होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, टेम्पलेट जो स्ट्रैंड है इसके अंदर हमारे पास क्या है, G है। तो G के सामने जो न्यू साइंथिसिस होगा, जो न्यू चेन साइंथिसाइज होगा, तो G के सामने आपके साथ क्या आएगा, C आएगा। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ट्यूब नंबर 1 में जो G है इसके सामने क्या आएगा, C आएगा, जो C है इसके सामने क्या आएगा, G आएगा, इसके साथ साथ जो T है इसके सामने क्या आएगा, A। यहाँ पर दो बातें हैं, यहाँ पर ये T है तो जो न्यू साइंथिसाइज जो न्यू बनने वाला DNA है, अगर इसके यहाँ पर दो कंडीशन है, इस T के सामने अगर नॉर्मल D, यहाँ पर अगर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर अगर जो नॉर्मल DNTP है इसका अगर DATP आया, यानी नॉर्मल है, ये क्या है, ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है। अगर ये यहाँ पर T की जगह इसके सामने आया तो ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, बल्कि आगे क्या होगा, ये आगे भी जाएगा, ये आगे भी फॉरवर्ड होगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पर T की बजाय जो A आता है वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो DDATP वाला आया, क्योंकि इसमें इस ट्यूब में हमने क्या डाला है, DDATP इसलिए डाला है ताकि वो क्या करे, वो चेन की जो साइंथिसाइज है, जो चेन साइंथिसाइज हो रहा है उसकी साइंथिसाइजेशन यानी पॉलीमराइजेशन को क्या करे, वो स्टॉप कर ले। यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल जो हमारे पास T है तो इसके सामने क्या आएगा, नॉर्मल A आएगा। अगर उस नॉर्मल A की बजाय आपके साथ जो DDATP है उसका A आ गया तो ये हमारे पास क्या करे, यहाँ पर ये चेन क्या होगा, ये टर्मिनेशन कास करेगा। और इसी वजह से सेंगर मेथड को हम क्या कहते हैं, इसी वजह से हम सेंगर मेथड को चेन टर्मिनेशन सीक्वेंस भी कहते हैं या चेन टर्मिनेशन सीक्वेंस मेथड भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो टेम्पलेट DNA है इसके सामने जो बनने वाला न्यू DNA है उसके अंदर क्या होता है, चेन टर्मिनेशन होता है DDNTP की वजह से। इसीलिए सेंगर्स मेथड को हम क्या कहते हैं, इसको हम चेन टर्मिनेशन सीक्वेंस मेथड भी कहते हैं। चलो जी, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास CG आया और T के बजाय क्या आया, एबनॉर्मल क्या आया, A आया। इसके अलावा नेक्स्ट फर्दर ये भी हो सकता है कि हमारे पास इसके सामने क्या आया, C आया, ठीक है, और G के सामने C आया, C के सामने क्या आया, इसके सामने क्या आया, G आया, इसके साथ T के सामने क्या, एबनॉर्मल A आया। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये चेन टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद जो ट्यूब नंबर 2 है, जो ट्यूब नंबर 2 है इसकी तरफ हमने आते हैं। वहाँ पर आपको मैंने बताया कि जो ट्यूब नंबर 2 है इसमें हमने DDCTP को डाला है। तो चलो जी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ट्यूब 2, यहाँ पर हमने DDCTP जो कि क्या है, जो कि चेन टर्मिनेशन कास करेगा। DDCTP क्या कास करेगा, चेन टर्मिनेशन। ये क्यों कास करेगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया जो हमारे पास डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोसाइड है उसमें हमारे पास जो क्या है, H है, उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या करेगा, ये फर्दर अपने साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं करेगा, तब ये न्यू स्ट्रैंड वहाँ पर क्या होगा, वो रोक जाएगा। कहाँ पर रोकेगा, उस पॉइंट पर रोकेगा जब हमारे पास नॉर्मल DNTP की बजाय DDNTP उसके साथ क्या हो, अटैच हो। तो चलो जी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके साथ क्या है, GCTGGAC है। तो यहाँ पर जो 2nd नंबर ट्यूब है उसके अंदर हमने ये कहा कि ये जो अननोन सीक्वेंस है, अभी ये मालूम नहीं कि, लेकिन मैंने आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिखा है। तो ये भी हो सकता है कि G के सामने अगर हमारे पास C आए, वो ट्यूब 2 के अंदर जो DDCTP है
ये हो सकता है कि यहाँ पर ये जो सी है वो एबनॉर्मल DDCTP वाला आए, तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये चेन टर्मिनेशन काज करेगा। या ये इस तरह भी हो सकता है कि इस जी के सामने नॉर्मल वाला सी आए। क्या है, नॉर्मल वाला सी आए, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद सी है तो इसके सामने जी आएगा, टी है तो इसके सामने क्या आएगा, ए आएगा, और इसके सामने जो जी है तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो जी है तो इसके सामने क्या है, एबनॉर्मल, यानी हमारे पास जो DDNTP का सी है वो हो सकता है कि वो IO चेन टर्मिनेशन काज करे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये इसकी बजाय यहाँ पर भी ये स्टॉप कर सकते हैं, तो मैंने ये भी आपके लिए लिखवाए हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो थर्ड ट्यूब है, थर्ड ट्यूब के अंदर आप देखिए, इसमें हमने DDTTP को डाला है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो हमारे पास क्या है GC, ये क्या है GCT GG है, तो यहाँ पर देख लें आप, यहाँ पर क्या है, इसके सामने सी आएगा, सी किसके सामने आएगा, जी के सामने आएगा। यहाँ पर जो जी है इसके सामने क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है। यहाँ पर ए है तो ये ए किसके सामने आएगा, टी के सामने आएगा, जी के सामने फिर सी आएगा, जी के सामने फिर सी आएगा, ए के सामने फिर टी आएगा, सी के सामने। हो सकता है कि यहाँ पर जो हमारे पास DDTTP है उसका जो टी है, उसका जो टी है, हो सकता है कि वो टी यहाँ पे आए और इसको क्या करे, इस चेन को भी टर्मिनेट करे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ट्यूब नंबर 4 को हम लेते हैं, इसको DDGTP जिसके अंदर हमने डाला है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देख ले, जो जो हमारे पास टेम्पलेट DNA है, इसके सामने पोलीमराइजेशन DNA पोलीमरेज एंजाइम के जरिए से PCR के अंदर क्या होगा, ये जो G है तो इस G के सामने क्या आएगा, C आएगा। अभी C है तो C के सामने तो G आता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने DDGTP भी डाले हैं, इसके साथ साथ इसके अंदर DGTP भी है जो नॉर्मल है, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर इस सी के बाद जो जी है वो इससे भी आ सकता है, ये इससे भी आ सकता है। अगर इससे जी आया तो ये चेन टर्मिनेशन काज करेगा, अगर इससे जी नहीं आया, नॉर्मल से आया, तो ये चेन इस तरह स्टार्ट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके सामने जी के सामने सी आएगा, इसके सामने जी के सामने फिर सी आएगा, और ए के सामने टी आएगा, सी के सामने अगर हमारे पास क्या होगा, DDGTP का जी आया, तो ये भी इस तरह क्या करेगा, इस चेन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। तो इसी तरह हमने पढ़ लिया कि DNA सीक्वेंसिंग टर्मिनेशन मेथड के जरिए से किस तरह होता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम इस जो न्यू हमारे पास जो सैंपल हैं, इन सब सैंपल को हमने क्या किया, इन सब सैंपल को हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के जरिए से क्या किया, उसके अंदर हमने क्या किए, सबसे पहले हमने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के जरिए से हमने क्या किया, हमने 4 जो क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर 4 वेल्स बनाए, ACTG, ये हमने कॉम के जरिए से बनाए, ये हमें आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में बताऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, सबसे पहले क्या है, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले जो लोएस्ट इसमें स्टार्टिंग क्या है वो सी है, तो आप भी सी डालें। इसके बाद जी है तो इससे ऊपर आप क्या लाएंगे, जी को पुट कर लेंगे। फिर इसके बाद कौन है, ए है, तो चलो जी आके यहाँ पर इसके ऊपर ए डालेंगे। इसके बाद सी है, फिर सी है, तो हमने दोनों सी को क्या किया, वो डाला, ठीक है। फिर इसके बाद टी है तो हमने टी को डाला। इसके बाद क्या है, जी है, तो हमने जी को डाला। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, यानी इसके जरिए से हमारे पास क्या है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है उसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट बैंड्स ऑफ डिफरेंट बैंड फ्रेगमेंट के डिफरेंट बैंड अपीयर हो जाते हैं। ये तब अपीयर होंगे जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई को ऑन कर लेंगे, इसको हम ऑन कर लेंगे। जब ये DNA का जो फ्रेगमेंट है वो क्या करते हैं, वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में बताऊंगा। जब ये मूवमेंट क्या करते हैं, वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये DNA फ्रेगमेंट कोई कहीं पे जाकर रोक जाते हैं, कोई कहीं पर जाएगा रोक जाता है, लेकिन इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, उसको ऑफ करते हैं सप्लाई के। तो सप्लाई को हम ऑफ करते हैं तो ये DNA के जो फ्रेगमेंट वो रह जाते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, आपको पता है, फिर उस DNA फ्रेगमेंट का हम क्या कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सीक्वेंस आया हुआ है वो ये सीक्वेंस है, यानी CGACCTG आया हुआ है। तो इसका कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस हम मालूम करेंगे। तो C के सामने G, G के सामने C, A के सामने T, C के सामने G, C के सामने G, T के सामने A, G के सामने C। तो ये वो अननोन सीक्वेंस है। आप ये देख सकते हैं, कि ये हमारे पास वो अननोन सीक्वेंस है जो कि हमने क्या किया, वो जो कि हमने फाइंड किया। तो यहाँ पर हमने DNA सीक्वेंसेस किया, यानी न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस हमारे पास क्या था, वो अननोन था। ये तो मैंने आपकी इजीनेस के लिए लिखवाया है।
आपको पता है आपको पता है कि मैंने आपकी इजीनेस के लिए ये क्या किया, ये लिखा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर असल में हमारे पास ये जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आया हुआ ये वो अननोन सीक्वेंस है जिसको हमने फाइंड करना था। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने डीएनए सीक्वेंसेस किया सेंगर मेथड के ज़रिए से। और इसको हम चेन टर्मिनेशन इसीलिए कहते हैं कि डी एनटीपीस की वजह से ये क्या होता है, जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ चेन होता है वो न्यूली स्ट्रेन जो साइंटिसाइज होता है उसका क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है। इसी तरह हमारा ये टेक्निक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसके अलावा जो मैक्सिम गिलबर्ट मेथड है उसको क्या करेंगे, उसको करवाएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल रूह यूसुफज़ई साइंस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो आपको मिल सके।